नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, अब समय पर मिलेगा न्याय, देश औपनिवेशिक मानसिकता से निकलेगा बाहर। 5 दिनों के गतिरोध के बाद संसद की कार्यवाही सामान्य रूप से शुरू। विदेश मंत्री ने लोकसभा में भारत चीन सीमा विवाद पर दिया बयान। कहा, एलएसी पर हालात अब सामान्य। तृणमूल की ओर से ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की मांग तेज। समीक भट्टाचार्य ने कहा, सदन नहीं चलने देना कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा। और महाराष्ट्र में महायुति सरकार की शपथ से पहले बीजेपी पर्यवेक्षक विजय रूपाणी का बड़ा बयान। कहा, बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी का ही होना चाहिए मुख्यमंत्री। ये थी इस समय की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। तीनों कानूनों की अवधारणा प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित थी। इसमें औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटाने के बारे में विचार किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद भी अस्तित्व में रहे थे। साथ ही दंड से न्याय पर ध्यान केंद्रित करके न्यायिक प्रणाली को बदलना भी इसका उद्देश्य था। इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का मूल विषय सुरक्षित समाज, विकसित भारत, दंड से न्याय तक है। आजाद देश में गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों ढोया जाए, ये सवाल न हमने खुद से पूछा, न शासन कर रहे लोगों ने इस पर विचार करने की जरूरत समझी। गुलामी की इस मानसिकता ने भारत की प्रगति को, भारत की विकास यात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। साथियों, देश अब उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक था। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था। और साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि नए कानून में महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली सुनवाई से 60 दिन के भीतर ही अपराध तय करने होंगे। अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली हियरिंग से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे। सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर भीतर फैसला भी सुनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे देश में इस साल 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। इन आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। ये ऐतिहासिक सुधार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक हैं,
जो साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए ढांचे लाते हैं। इन कानूनों के व्यावहारिक इस्तेमाल को एक प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शित किया गया, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। और चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि तीनों नए कानून भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए हैं। इसके पहले जो कानून थे 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बनाए गए और नागरिक की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाए। और अब जरा आइए जानते हैं कि इन नए आपराधिक कानूनों के बारे में विशेषज्ञों की क्या राय है। जो ये 3 लॉज की आज इंपॉर्टेंस मोदी जी ने भी बताई। पहले तो विक्टिम में कंपनसेशन का, पहले कंपनसेशन की कोई प्रोविजन नहीं थी, उसको दावा एक्स्ट्रा डालना पड़ता था। अब अक्यूज अगर कोई नुकसान करता है विक्टिम का, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। दूसरा, हम नॉर्मल सुनते हैं कि जी ट्रायल बहुत लंबा चलता है, ट्रायल को हम नॉर्मली 1 महीने में या 1 साल के अंदर कह देते हैं, इसमें स्टेज वाइज रखा है। तीसरा, स्टेटमेंट्स को वीडियोग्राफ करना, थाने में बुलाना, वुमेन को बुलाना, बच्चों को बुलाना, सीनियर सिटीजन्स को बुलाना, कुछ तरह के ऑफेंसेस के लिए प्रोहिबिट कर दिया। अब ऐसा मेथड आ गया कि एफआईआर 0 एफआईआर इमीडिएटली दर्ज होगी। और अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर लोकसभा में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर हालात सामान्य हैं और फिलहाल शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं। हालांकि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आपसी सहमति से ही सभी मसलों का समाधान किया जाएगा। एस जयशंकर ने शांति बहाली के लिए सेना के कार्यों की सराहना की। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने सीमा पर किए गए विकास कार्यों की भी जानकारी दी। Security in this manner is the result of cumulative and coordinated endeavors of many parts of the government, obviously centered around our defense and security forces. The competence and professionalism of our services in this period was displayed in our speedy and effective counter-deployment. In the negotiations with China, the defense and diplomatic arms worked in lockstep to ensure that our national interests were comprehensively met. So, in that context, the House would also recognize that there has been a significant improvement in the border infrastructure, which has made such effective counter-deployment possible. This is reflected, amongst others, in the increase of border infrastructure allocations in the last decade. The Border Roads Organization, BRO, alone has incurred 3 times the expenditure level of what it was a decade ago. Whether it is the length of the road networks, of the bridges, or the number of tunnels, there has been a substantial increase over the earlier period. वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकिंग संशोधन कानून विधेयक 2024 को पेश किया। ये विधेयक कई प्रमुख बैंकिंग संबंधित कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियों अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 शामिल हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र की कार्यकुशलता और नियमन को बेहतर बनाना है। और संभल मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी इस समय हमारे साथ है। इससे संभल वाले मामले पर चर्चा भी हुई और अखिलेश यादव ने कई सारे आरोप भी लगाए कि पुलिस प्रशासन की गलती थी, पूर्व नियोजित था। क्या कहना है इस विषय में? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय जांच समिति बैठाई है, जिसमें एक रिटायर्ड जज हैं, 2
रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उनको लोग सहयोग कर रहे हैं, अपने बयान वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। यदि अदालत के आदेश पर जो सर्वे टीम गई थी उसको सहयोग किया जाता, उस पर फायर ना किया जाता, उनके साथ मारपीट ना की जाती और पुलिस पर जानलेवा हमला ना होता तो पुलिस फायरिंग नहीं होती। इसलिए ये प्रायोजित नहीं था, ये विपक्ष के द्वारा, दंगाइयों के द्वारा प्रायोजित जरूर था। लेकिन ये कह रहे हैं कि न्यायालय ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की, निर्णय भी दे दिया और तत्काल सर्वे की टीम भी पहुंच गई, और वो कह रहे हैं कि ये पूर्व नियोजित था। समाजवादी पार्टी का आरोप है। माननीय अदालत के आदेशों का अनुपालन करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बाध्यता है। वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। त्वरित हो गया तो दिक्कत है और केसेस डिले हो रहे हैं तो दिक्कत है। तो यहाँ मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और एकत्रीकरण के लिए उनके पक्ष में इस प्रकार के बयान श्री अखिलेश यादव देते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के ये बयान ध्रुवीकरण की कोशिश है और वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई है न्यायालय के द्वारा सही समय पे हुई है, क्योंकि अगर जल्दी हो जाती है तब भी विपक्ष कहता है कि ये क्यों जल्दी हो रही है, अगर देर होता है तब भी विपक्ष आरोप लगाता है। नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो संभल मामले की काफ़ी गूंज संसद के अंदर सुनाई पड़ रही है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया और साथ ही इस समस्या से निजात पाने के लिए संसद में महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पराली जलाना किसानों की मजबूरी है। साथ ही इस समस्या से निदान पाने के उन्होंने कुछ समाधान भी सुझाए हैं। पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। IIT की एक स्टडी बताती है सर कि स्टबल बर्निंग एक कारण है एयर पोल्यूशन का, इकलौता कारण नहीं है। ये किसान जानबूझकर अपनी खुशी से पराली नहीं जलाता, मजबूरी में जलाता है। और मैं एक समाधान लाया हूं सर। अगर आज हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पंजाब के किसान को या और हरियाणा के किसान को भी 2,500 रुपए प्रति एकड़ देते हैं इस पराली से निजात पाने के लिए, तो पंजाब का एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इसमें 2,000 रुपए भारत सरकार दे, 500 रुपए पंजाब सरकार देगी और हम इस पराली की समस्या से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पालेंगे। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगता क्षेत्र में असाधारण कार्यों के लिए 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सरकार की 16 परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण भी किया। तो पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इसमें 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और सचिव राजेश अग्रवाल भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि इन पुरस्कारों का दूरगामी सामाजिक महत्व है। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थाएं दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि पूरी मानवता को दिव्यांगजनों को सहज और समान महसूस कराना चाहिए। इन पुरस्कारों को बहुत व्यापक सामाजिक महत्व है।
आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त कर दिव्यांगजन काफी उत्साहित नजर आए। बहुत खुशी हो रहा है, मुझे पद से इंस्क्राइब नहीं हो पा रहा है और ये फर्स्ट टाइम PWD RPWD रिसेंटली अमेंडमेंट एक्ट से स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में एक अभ्यर्थी को चुनकर उसमें अवार्ड दे रहे हैं। एक इंस्पिरेशन मिला, जैसे ही मुझे अवार्ड मिला मेरे शरीर में एक नई सहरन आई। मुझे अपने आप पर और देश के लिए गर्व है। अब सभी दिव्यांगों को एक समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है। पहले क्या था कि हमें समाज की मुख्य धारा में नहीं समझा जाता था। अब जरूरी है कि दिव्यांग भी आगे बढ़ रहे हैं समाज में। तो हमारी भारत सरकार है, उसने काफ़ी नए नए बदलाव किए, उनके लिए एक नया एम्पावरमेंट पैदा किया गया है। बहुत सारे इंटरप्रेटर भी आए हैं। हम थैंक यू करना चाहेंगे भारत सरकार का। बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, पॉलिसीज़ में चेंजेस आए हैं, माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ है एंड आई थिंक हम लोग वाकई में एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 16 परिवर्तनकारी पहलों का भी अनावरण किया गया। गौरतलब है कि हर साल 3 दिसंबर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगता क्षेत्र में असाधारण प्रतिबद्धता और उपलब्धियां प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, राज्य, जिला और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 33 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इसमें व्यक्ति और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ उन राज्यों और जिलों को भी सम्मानित किया गया जो दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए विशेष कदम उठा रहे हैं। कैमरामैन सौरभ बख्शी और मेरे सहयोगी विभव राय के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों को अपने परिवार का सदस्य बताया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों में दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों पर आपत्ति व्यक्त की और कहा कि उनकी सरकार में ही उन्हें सम्मान दिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। देश के दिव्यांग हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन पुराने कानूनों में दिव्यांगों को किस कैटेगरी में रखा गया था? दिव्यांगों के लिए ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था जिन्हें कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमने ही सबसे पहले इस वर्ग को दिव्यांग कहना शुरू किया। उन्हें कमजोर फील कराने वाले शब्दों से छुटकारा दिया। 2016 में हमने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट लागू करवाया। ये केवल दिव्यांगों से जुड़ा कानून नहीं था, ये समाज को और ज्यादा संवेदनशील बनाने का अभियान भी था। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज विपक्ष की ओर से संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया गया। अदानी से जुड़े मुद्दे पर संसद के
मकर द्वार पर कांग्रेस सहित कई दल इस प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन टीएमसी इसका हिस्सा नहीं थी। इससे पहले भी टीएमसी खुद को अडानी वाले मुद्दे से अलग कर चुकी है। टीएमसी का मानना है कि अडानी से बड़े मुद्दे और भी हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है। बहरहाल आज तृणमूल के सांसद कीर्ति आजाद ने साफ साफ कह दिया कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ में ही होना चाहिए। कांग्रेस बता रहे कि हाँ इतनी जबरदस्त तरीके से हरा दिया। हम तो बंगाल में जब आके दीदी और दीदी जो उन्होंने करना शुरू किया, उसके बाद से जो मुंह की खानी शुरू की तो सीट बढ़ती ही चली गई। दो तो एकमात्र हैं जो अभिजीत हैं, उनको कोई नहीं हरा पाया। तो वो होना चाहिए लीडर, एक सामने है, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, सीधा करते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। वो ठीक अच्छी बात है कि महिला शक्ति को करना चाहिए, महिषासुरमर्दिनी है, तो स्वाभाविक है उनको होना चाहिए। जो लीडर में ताकत है उसको आगे होना चाहिए। और इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मची खींचतान पर भाजपा के सांसद शामिक भट्टाचार्य से बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। शामिक भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। टीएमसी कह रही है कि अगुवाई अब कांग्रेस को नहीं, इंडी गठबंधन की अगुवाई ममता बनर्जी और टीएमसी को करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है? ये गठबंधन कब था? चुनाव का पहले ये लोग एक साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। चुनाव का समय इन्होंने कोई ऐक्यमत नहीं बना पाए कि किसको प्रधानमंत्री किया जाए। देश भर में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी 1980s से हम लोग ये जो साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन चल रहे हैं, ये जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स को, जैसे पहले लेफ्ट पार्टीज, अभी तृणमूल कांग्रेस रोहिंग्या को भी आज इस पश्चिम बंगाल में आश्रय दे रहा है, ये तो सबको जानकारी में है। और लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज नहीं शुरू हुआ हिंदू के ऊपर अत्याचार, इसका पहले से भी चल रहे थे। धीरे धीरे हिंदू का जो जनसंख्या है वो घटते जा रहे थे, और आज जो हो रहा है वो तो अवर्णनीय स्थिति आज में आ गया है। आज सारे उधर काली मंदिर तोड़ा गया, दुर्गा पूजा का पैंडल पे आग फूंक दिया गया, अभी घर घर घुसकर हिंदू माँ बहन के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। जितना हिंदू टीचर था स्कूल से उसको निकाल दिया गया। 3rd ईयर का मेडिकल स्टूडेंट क्लास चल रहा है उसको निकाल दिया रहा है। ऐसा स्थिति हो रहा है तो पूरा देश नहीं पूरा विश्व चिंतित है। और हम लोग भी विश्वास करते हैं कि आने वाले दिन में भारत सरकार या हमारा जो वैश्विक समुदाय है उसका प्रेशर पे आकर बांग्लादेश की स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो भयानक है। धन्यवाद। शामिक भट्टाचार्य कह रहे थे कि टीएमसी और कांग्रेस में एक नूरा कश्ती चल रही है और पहले भी मतभेद थे, वो मिलकर एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं कर पाए थे, और अब जब प्रदर्शन होता है कांग्रेस की अगुवाई में तो टीएमसी नदारद रहती है। कैमरामैन अंकित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। सीधे लिए चलते हैं इस समय आपको लोकसभा, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग संशोधन विधेयक पर बोल रही हैं। Because we wanted to have more branches, more banks going into the rural areas, include people in our RRBs are doing the very same thing. And I'm proud to say today they are mobile banking facilitated, they are internet banking facilitated, they are healthy in their deposit. The sponsor banks are doing so much to keep them absolutely active and on the toes. They are available in Arunachal Pradesh, they are available in Assam, they are available in Dur Daraz Ilaka of Rajasthan. And as a result today, that very valid question that I don't know if it was member Supriya Sule who asked about NBFCs and the banks having that, you know, NBFCs are giving away their duty and passing it on to NBFCs. NBFCs are raising the rate at which they're extending loans. There can be problems there. But NBFCs gave that advantage of going the last mile, which public sector banks at one stage did not have the methodology, but now they've come up with Bank Mitras with which they're providing all the banking facility. And using that as an argument, I want to answer several of the concerns which very many ministers, members of parliament raised. Nationalization was done because we wanted the branches to be available in rural areas. I'll tell you what the progress is. Between 2014 and today, total branches of all public sector banks
total bank branches of all scheduled commercial banks have increased by 3,792 in a year to reach 1,65,501 in September 24. That many branches are there in India. Out of this, 85,116 branches are of public sector banks. They're also going to the rural areas or providing within 5 kilometers radius a touch point. It could be an ATM, it could be a Bank Mitra, it could be the brick and mortar branch, or it could be any other association with a small finance branch there. So within 5 kilometers, and I'm mapping it wherever, whichever state I go, I look at the map of where the bank presence is. Rural branches. First, 1,17,990 branches in March 14. Today, 1,65,501 bank branches of all the branches, scheduled commercial banks. Rural branches, 41,855 in March 2014, and today, as of September 24, 55,372 rural branches, brick and mortar branches. Semi-urban, 32,504 in March 2014. Now it is 45,314. Urban areas, 21,007 only in March 2014. Now it is 29,276 branches. Sir, concern was also, do we cover the poor? Do we cover the women? I'm just giving you the data to start with. Percentage of women covered under PM Mudra. 68% of all PM Mudra goes to women. PM Swanidhi. 44% of all of the Swanidhi loans go to the women. And these are not, interest high, whatever. They are collateral free, without security, given for small people who are having street end shops or push carts. So 44% are going to women in Swanidhi. And number of women bank mitras. Now these are not customers. These are women who are performing the banking function in the rural areas so that people are given the connect. More than 1 lakh out of around 12 lakhs that is, there are 12 lakh bank mitras. More than 1 lakh are women. And this has become a very, very happy augury for them also because they are able to earn a lot more by being active in the rural areas. So, total deposits, PM Jan Dhan Yojana. I'll also address some of the concerns some honorable members raised about charges being levied to small accounts. I'll come to that. What is the total deposit in PM Jan Dhan accounts? It's a very important number. Sir, 53 crore accounts, PM Jan Dhan Yojana. 53 crore. Our population is 1.41 crores. 53 crores have PM Jan Dhan. At the time when we started, and I never get tired of saying this, I repeat it. At the time in 2014 when I had the honor of serving under Honorable Prime Minister and under Shri Arun Jaitley as an MOS in finance, when it was launched, there was a lot of heckling. Oh, you're starting it for people with zero balance account? They can't even keep their balance. And what will happen to the service charge? They'll not be in a position to. This is a useless exercise. All this was said at that time. I told you the number of people who've got PM Jan Dhan account today. Are these zero balance accounts? No. Today we have a total of 2.37 lakh crores in those accounts. 2.37 lakh crores. Average balance, and this is a very important metric that we have to keep in mind. Average balance of PM Jan Dhan account has increased from 1065 rupees. A single account, 1,000 rupees. 1,065 rupees was the average. Today, 4,397 rupees is the balance in the account. A Jan Dhan account, average
had 1,000 rupees only as their balance, 1,000 rupees. And that is March 2015. Today, those accounts, minimum balance on an average is 4,397 rupees. That is why, kul mila karke, the total in this PM Jandan account is 2.37 lakh crores. So nationalization of the banks. The intent was reach all people, go to the rural areas, open branches, therefore nationalize. And since then to 2014, I gave you the numbers, sir. And after Jandan Yojana came in, what is the number? Within 10 years, actually the original objective of nationalization has been far better achieved now, with both the poorest of the poor, with women in particular, rural areas and in urban areas. So I want to assure honorable members that under Prime Minister Modi, the twin balance sheet problem which festered banks and the health of Indian banks being what it is in 2013-14, and that is why if I may recall, before 2024 Lok Sabha election, in the last session, during the budget session, vote on account budget session, we came up with a white paper which pointedly said what was the reason for us to get the white paper now about the Indian banking system and not in 2014. If we had come out with a true story as we did in the white paper at that time, the confidence on the Indian economy would have been shattered. You wouldn't have had anybody coming into India. You wouldn't have had banks being touched with a barge pole. Our own depositors would have lost confidence. So it was easy temptation to release a white paper that time, which we did not. And I'm so happy Prime Minister and the Finance Minister at that time did not fall into that temptation. It would have given us a mileage for saying, this is what we've inherited. But today, giving it after restoring the banks to some level actually tells the true story. So nationalization, 50 years afterwards also, you leave a twin balance sheet problem for us to clear, and we stand up now with great sense of responsibility towards this country, showing how we've fulfilled that objective. Sir, I'm very tempted to give the performance index of Indian banks. Highest ever net profit of 1.41 lakh crores was achieved in 23-24, and 85,520 crore in the first half year of 24 and 25, with all the public sector banks turning profitable. Today, I can say with happiness that all our public sector banks are turning profitable. And as a sector, the profitability of all scheduled commercial bank is at a decadal high. In decades, you see this really reaching that level, with a return on assets at 1.3% and return on equity 13.8%. The gross NPA, net NPA, all of that has been spoken about. I'll just briefly mention that. Gross NPA is reducing from 14.58 to 7.97 in March 2018 to 3.12 and 0.63% in September 24. So these are not data that you can just ignore. I want to highlight there was also concern about what happens to our MSMEs. Are you dealing with them? Are they getting assistance from the bank? Many of them suffer. I'd like to highlight the fact, sir, and this has been said earlier. I'm still not coming to the amendments in this bill, but very quickly I'll move to that. MSMEs in this budget in July 24 had at least 5 different schemes given for them. We have provided for the first time ever in the history of Indian banking. We have given them collateral-free, security-free term loans to buy machine and plants. Plant and machinery loan was never given to MSME. We have provided it. Prime Minister Modi said you will not charge any security for them or collateral from them. You will still extend it. We have extended that. And I'm now going to all the MSME clusters to build awareness among MSMEs, saying, please utilize this. I want you all to go to the banks and take that credit. I've gone to Udaipur,
I've gone to MSME clusters. I've also gone to Peenya in Bangalore, closer to Bangalore. I will be moving from one cluster to another, and I'm grateful the Honorable Minister for MSME, Shri Jiten Ram Manji, also has been accompanying me. We are going from cluster to cluster to say, these are the 5 facilities we have given, please come take it. And this kind of a push towards facilitating MSMEs, as we did during COVID. Honorable Speaker, sir, you are aware, Emergency Credit Liquidity Guarantee Scheme, which stood by MSMEs during the COVID. So MSME has never been forgotten by Prime Minister Modi, and I want to underline that all attention is being given to them. Sir, one other point on the MSME. I have set a target of an additional MSME lending of Sir, Honorable Member is saying something, I don't want to undermine him, but is jute parliamentary language? I'm sure people here can look at it. Sorry? Sorry? आप उनका जवाब मत दो। नहीं, इनका एक जवाब जरूर मैं दूंगी। अभी दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ का आरोप लगाया, लेकिन मैं बात नहीं बोलते हुए आपका जो आरोप को साबित करती हूं झूठ है। नहीं, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नहीं, गोगोई जी का हर एक पॉइंट का मैं जवाब दे रही हूं सर। गोगोई जी, ऑनरेबल मेंबर गोगोई का हर एक पॉइंट का मैं जवाब दे रही हूं, क्योंकि वो जो मेंबर कहते हुए चले गए मगर उनके समर्थन में दूसरे ऑनरेबल मेंबर खड़े हो रहे हैं, मैं तो मेरा अपना डिफेंस करना ही चाहिए। हाँ, आ रही हूं। सर, ऑनरेबल मेंबर राजीव राय जी, मैं अभी सीधा उनके विषय में आना नहीं चाहती थी, बिकॉज सीक्वेंस में सम सीक्वेंस आई थॉट आई विल गो, बट सॉरी, नहीं, क्रोनोलॉजी सीक्वेंस जो भी आपके मन में जो आता है कहिए, मगर मैं मेरा क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस को बदल रही हूँ 1 मिनट के लिए। सर, ऑनरेबल राजीव राय जी, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, बोले कि मैंने चिट्ठी लिखी हूं आपको और आपसे जवाब नहीं आया। Whatever, my Hindi being what it is. Yeah, you are a professor, you can correct somebody's English, you can correct my Hindi, but your political philosophy, I will have to remind you, may not be correct. Sir, ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखी है, लिखा है, आई डोंट माइंड। आप समझ रही हो बात। सीधा प्रसारण आप ये लोकसभा से देख रहे थे, संसद की लोकसभा से, जहां पर कि इस समय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग संशोधन अधिनियम पर जवाब दे रही हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे महाराष्ट्र में बनने वाली नई सरकार की। महायुति की नई सरकार बनने जा रही है, तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साथ ही एकनाथ शिंदे को महायुति गठबंधन का अध्यक्ष बनने की संभावना भी उन्होंने जताई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से बात की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, परसों शपथ ग्रहण समारोह है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा महाराष्ट्र का? मुझे लगता है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है और कल बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है, वहाँ दिल्ली से ऑब्जर्वर भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अभी 132 प्लस से 139 लोगों की संख्या है, विधायक में संख्या है। तो कल मुझे लगता है कि जिस तरह एकनाथ शिंदे साहब को बताया गया है कि भाई आप मुख्यमंत्री पद के रेस में भी नहीं रहना है और आपको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद दे दिया था, तो अभी मुझे लगता है कि मोदी साहब और अमित शाह साहब देवेंद्र फडणवीस का ही नाम अनाउंस कर सकते हैं और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का ही नाम कल आ जाएगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं। क्या कारण है देवेंद्र फडणवीस के नाम का? कारण है उनको 2014 से 19 तक का मुख्यमंत्री का अनुभव भी है, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, नागपुर में उसका बहुत अच्छा कारोबार भी है। शिंदे साहब की नाराजगी सर कैसे दूर होगी, क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे वो? मुझे लगता है कि उनके पास डिप्टी सीएम पद का जो पद है देने का पूरा उनको बताया गया है, लेकिन शायद उसके लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन उसके लिए दूसरा एक पर्याय ये है कि जो हमारी महायुति है, तो महायुति के अध्यक्ष पद उनका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है और उसकी नाराजगी दूर की जा सकती है। चलिए, ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, जो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं और इसके साथ ही महायुति के अध्यक्ष के तौर पर जो एकनाथ शिंदे है उनकी नियुक्ति हो सकती है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो एक फार्मूला सुझा गया अठावले। अगली खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने देश के किसानों की अहमियत पर चर्चा किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट किया कि किसानों के कल्याण के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को 8 गुना करना है। उस 8 गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। किसान के लिए जितना कम किया जाए कम है। कितना किसान के लिए करो उसका असर देश पर पड़ेगा, सकारात्मक रूप से पड़ेगा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कॉलेज के अंदर बने मजार के नजदीक कुछ छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर कैंपस में दाखिल हो गए, लेकिन उन्हें मजार तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। पुलिस ने छात्र नेता के साथ कई अन्य को हिरासत में ले लिया है और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कॉलेज कैंपस से बाहर निकाल दिया। गौरतलब है कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कॉलेज की जमीन को अपनी संपत्ति बताया था। इससे पहले सोमवार को छात्रों ने वक्फ बोर्ड का पुतला फूंका था। कॉलेज प्रशासन की मांग थी कि परीक्षा के मद्देनजर कॉलेज परिसर सुरक्षा बढ़ाई जाए। छात्रों का कहना है कि कॉलेज परिसर में अचानक से बड़ी धार्मिक गतिविधियों से यहां पढ़ाई का माहौल खराब हो रहा है। के प्रशासन की मांग थी कि साहब यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, कई पाली में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो उसके संबंध में फोर्स मांगी गई है। तो उसी को लेकर चेकिंग करी जा रही है। जिन बच्चों के पास अपना आईडी कार्ड है एग्ज़ाम को लेके या फिर यहाँ के रहने वाले छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को कॉलेज के जो आपके गेट हैं, 2-3 गेट हैं, उनसे अलाउ किया जाएगा और जो यहाँ से जिसका कोई संबंध नहीं है परिसर से, उसको एंट्रियाँ नहीं दी जाएगी। अगली खबर, किसान अपनी मांगों को लेकर सोमवार से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, जिसके बाद ये मुद्दा संसद तक भी पहुंच गया। किसानों की मांग और प्रदर्शन से हो रही समस्याओं पर डीडी न्यूज़ के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से ये खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर हमारे साथ हैं। सर, किसान फिर धरना दे रहे हैं, दिल्ली आना चाह रहे हैं। देखिए, किसान के हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। मोदी सरकार हमेशा किसानों के प्रति समर्पित सरकार है। पिछले 10 सालों में किसानों के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है
वो अपने आप में इतिहास में एक मिसाल है। किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान की फसल की MSP पर खरीद कैसे हो, किसान की फसल की कीमत कैसे उचित कीमत मिले, इस सब पर मोदी सरकार ने काम किया है। ये हमारे भाई हैं, इनका कोई अगर उचित मांग है उस पर उचित प्लेटफॉर्म पर विचार किया जाएगा और उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी निश्चित तौर पर मोदी सरकार के द्वारा होगा। आप कह रहे हैं कि जो उनकी उचित मांग है उस पर विचार किया जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि हर साल अब ऐसा हो गया है कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर आते हैं, लोगों को परेशानी होती है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन अधिकार है, बस लोगों को परेशानी न हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन किसानों से? क्या कोई राजनीति प्रेरित भी है कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ हर किसी को लोकतंत्र में अपना प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार लोगों की परेशानी का कारण बन जाए तो ये ठीक नहीं है। लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, रोड और ट्रेनें बाधित नहीं होनी चाहिए। अपनी बात को उचित ढंग से उचित प्लेटफॉर्म पर उनको कहने का पूरा अधिकार है। मोदी सरकार हर किसी की बात को सुनने को तैयार है और उसका उचित समाधान करने को तैयार है। और जहाँ तक किसानों की बात है, ये किसान वहीं जाते हैं जहाँ इनको कुछ मिलने की उम्मीद होती है। तो मोदी सरकार ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, इनको और ज़्यादा उम्मीदें भी मोदी सरकार से हैं, इसलिए ये मांग समय समय पर उठाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल सिंह गुर्जर। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए और ज़्यादा उन्हें उम्मीदें हैं, इसलिए इस तरह वो प्रदर्शन करते हैं, मांगे उठाते हैं। उनकी उचित मांगों पर उचित प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। सरकार हमेशा विचार करेगी। साथ ही साथ धरना दे रहे या प्रदर्शन कर रहे किसान इस बात का भी ध्यान रखें कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन अनिकेत के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए वाराणसी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पदयात्रा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर महामंडलेश्वर बालक दास ने कहा कि अगर बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। हम वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है और इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं और पूरा विश्व देख रहा है। इंडिया गठबंधन के सारे नेता देख रहे हैं, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। एक मौलवी के साथ अगर यहाँ थोड़ा सा कुछ हो जाए फिर देखो आग लग जाती है। तो आज हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बांग्लादेश सुधर जाए, नहीं तो फिर हमको जो है मजबूरन भारत में मिलाने के लिए बात कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि बांग्लादेश समय रहते बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं करता है तो बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। अब बांग्लादेश को चेतावनी दी जा रही है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि हमारे ही अंग हो। तो निश्चित तौर पर हमारे हिंदू जो रहते हैं यहाँ पर बांग्लादेश रहते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो वहाँ पर अगर हिंदू हैं तो उनका सम्मान करो और नहीं करोगे तो विलीन कर दिए जाओगे, बाद में पछताओगे। और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट ने इधर नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के महंत राजू दास जी महाराज ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर महंत राजू दास ने संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। आज सिर्फ एक ही प्रदर्शन है, वहाँ की हिंदुओं की रक्षा हो। जिस प्रकार से वहाँ की हिंदुओं की निर्मम हत्या किया जा रहा है, इसके नाते आज हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में सभी साधु संत एकत्रित हुए हैं, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो। ज्ञापन में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया है, हमारी मांग है कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो। अगली खबर, प्रयागराज के रसूलाबाद घाट को अब शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से जाना जाएगा। प्रयागराज के इस प्रसिद्ध प्राचीन गंगा घाट का नाम बदलने की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। हालांकि इस साल 1991 में घाट का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम इलाहाबाद ने पारित कर सरकार को भेजा था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये लागू नहीं हो पाया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। प्रयागराज के मेयर उमेश गणेश केसरवानी ने बताया कि घाट के नाम का शिलापट्ट जल्द से जल्द लगा दिया जाएगा। गौरतलब है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार इसी घाट पर हुआ था। अमर बलिदानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके प्रति पूरा देश और समाज
सदैव कृतज्ञता का भाव रखता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनकी अंत्येष्टि उस गंगा जी के किनारे हुआ था और उसी घाट का नामकरण आज पहले भी हुआ था, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रयागराज नगर निगम आए तो उन्होंने निर्देश दिया था और अक्षरशा उस निर्देश का पालन करते हुए रसूलाबाद घाट का नाम परिवर्तित करते हुए अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट कर दिया गया है। और वहीं इस घाट के नए नामकरण पर शहरवासियों ने भी खुशी जाहिर की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर घाट का नाम रखना नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। चंद्रशेखर आज़ाद की अंत्येष्टि वहीं बहुचर्चित घाट रसूलाबाद घाट पे हुई थी, इसलिए रसूलाबाद घाट का नवीनीकरण होने की वजह से हम प्रयागराजवासी बहुत खुशी जाहिर करते हैं। ये अगर किसी जगह या तीर्थ स्थल का नाम दे दिया जाएगा तो उनका आने जाने वाले लोग और हर समय ही उनका नाम प्रतिदिन लिया जाएगा, जिससे ये एक हमारे देश का और हमारे जो बच्चों का भविष्य इससे उज्जवल होगा। शहीदों का जो सम्मान मोदी और योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसी कड़ी में ये एक कदम है। इससे हमारे प्रयागराज की जनता अपार खुशी और हर्ष महसूस कर रही है, जिसके लिए मैं योगी और मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब दिल्ली की राजनीति की खबर। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। साल 2016 में कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को मिली सजा को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन में बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए। तो विजेंद्र गुप्ता से खास बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। और इस वक्त हमारे साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल दिल्ली के विधायक विजेंद्र गुप्ता भी शामिल है। सर, ये मामला क्या है? ये मामला बहुत गंभीर है। ये अमन चैन शांति को दंगे में झोंकने की एक साजिश है और जो मुकद्दस कुरान शरीफ जिसकी बेअदबी हुई और जानबूझकर की गई, सिर्फ इसलिए की गई जिससे कि दंगे भड़क जाए और बीजेपी पे आरोप लगाया गया जिससे कि लोग सड़कों पर उतरकर एक दूसरे का कत्ल करें। और करवा कौन रहा था? केजरीवाल। किसको इस्तेमाल किया? अपने विधायक को। अब तो 8 साल बाद सजा हो गई, अब चुप क्यों है? 8 साल तक बेअदबी करने वाले को बचाने के लिए पंजाब की सरकार ने और आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जब वो ये सिद्ध हो गया, अदालत में उसको सजा हो गई, तो अब चुप हो गए। अब कांग्रेस भी चुप है। ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी का पार्षद था जो दंगे भड़काए, साजिश की और मासूम लोगों की जान ली। तो ये सिर्फ सियासत के लिए, इनके लिए इंसानियत सिर्फ एक खिलौना है। दिल्ली में जो दंगे हुए, शाहीन बाग जैसी घटनाएं हुई, उसके पीछे मास्टरमाइंड केजरीवाल। यहाँ भी मास्टरमाइंड केजरीवाल है और मलारकोट में भी जो हुआ उसका मास्टरमाइंड भी केजरीवाल है। दिल्ली के दंगों का मास्टरमाइंड केजरीवाल निश्चित रूप से है। और क्योंकि उसी समय यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में थे और इन्होंने जानबूझकर दंगे करवाए और इन दंगों की साजिश ये थी कि मासूम लोगों की जान गई और अपनी सियासत चमकाने के लिए सिर्फ और बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान की सरकार को, हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया। बीजेपी क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज दे रही है और बीजेपी इससे आगे क्या चाहती है? हम इतना कहना चाहते हैं कि इनको पहचानो, ये मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और कुरान शरीफ जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, कुरान शरीफ जो एक मुसलमान के लिए जान से ज़्यादा महत्व रखता है, उसकी बेअदबी करके जो आम आदमी पार्टी ने साजिश की है सिर्फ दंगे भड़काने की, उसको हम बेनकाब करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ थे बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब खबर खेल के मैदान से। मलेशिया में जारी 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में भारत ने तीसरा पदक जीत लिया है। खेलों के दूसरे दिन भारतीय बधिर शतरंज टीम को रैपिड मिक्स टीम में कांस्य पदक हासिल हुआ। टीम का नेतृत्व विवेक वाटपाडे ने किया।
तो वहीं भारतीय बधिर महिला टेबल टेनिस टीम ने भी सेमीफाइनल में ईरान को 3-0 से मात देकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में भारतीय बधिर महिला टेबल टेनिस टीम का मुकाबला कोरिया की टीम से होगा। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड कीजिए और ये जो QR कोड आपको नज़र आ रहा है इसके ज़रिए भी आप वेब्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।